मेरी आज की वीडियो कदुलिश उस्मान के बारे में है और आज के इस वीडियो में इसके एपिसोड 14 का रिव्यू होगा और एनिमलिक इसके वाक़यात पर भी बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इसे भी एक स्लो एपिसोड नहीं थी बल्कि वाक़यात से भरी हुई थी। मिसाल के तौर पर इस एपिसोड में फ्लेवियस अपने बाप की हकीकत तक पहुंचता है और उस पर यह राज खुलता है कि वो मुसलमान था। इसके अलावा दुल्हन का पर्दा भी फाश हो जाता है और वो गिरफ्तार होकर फिर जख्मी भी हो जाता है। गाराज़ी इमारत तदमीर खान अपनी हसद की वजह से पुरसा में एक फितने को उठाता है और फिर आखिरकार उसके जिम्मेदार को सजाए मौत दी जाती है। इसके अलावा गैमलिक तरह की फतह भी दिखाई जाती है। हाँ, यह थोड़े जल्दी में निपटा दी गई, लेकिन फिर भी ये मंजर अच्छा था। लेकिन अगर इस फतह को थोड़े नए अंदाज में फिल्माया जाता तो ज्यादा बेहतरीन था। इसके अलावा ओरहान पे से सुलहनामा होने के बाद भी एस्पोर्टर फ्लेवियस के ओरहान के खिलाफ हिकमत अमली दिखाई गई। इसके अलावा ओरहान बेकर ट्रेनिंग कैंप भी तबाह होता दिखाया गया। तो मतलब यह कि वाकयात तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन प्लॉट की मजबूती में कुछ कमी महसूस हुई। शायद इसकी वजह राइटर्स की टीम में एक नए राइटर का इजाफा है जिनका नाम मोहम्मद आरी है। वैसे तो ये नए नहीं है, इससे पहले भी कदुलिश उस्मान के राइटर्स टीम में शामिल रहे हैं, लेकिन इस राइटर्स टीम में ये हाल ही में शामिल हुए हैं। तो इसकी वजह से वाकयात में आपस का कनेक्शन जरा कम था, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि किस वाकयात से भरपूर थी। इसी एपिसोड में हमने ओरहान की हिकमत अमली और जहानत से भरपूर प्लानिंग देखी कि उसने एस्पोर्जा की गद्दाराना साजिश रोकने के लिए न सिर्फ फौज लेके खुद गए बल्कि अपने लिए एक इजाफी टारगेट भी मुकर्रर किया, जो कि गैमलिक कला था। यानी कि एक तरह से ओरहान बे ने एक तीर से दो शिकार किए, और अगर शाहीन शाह की गद्दारी ना होती तो शायद सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होता। लेकिन सवाल यह है कि ओरहान बे उस कले से कैसे निकलेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में मेरा ख्याल ये है कि शायद ये फ्लेवियस ही हो जो ओरहान को उस कले से निकलने में मदद दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानी इसी किरदार की जिंदगी है। अगर हम इसकी कहानी देखें तो इस पर हर जगह ट्रेजेडी है। इसकी जिंदगी में कोई खुशगवार याद नहीं, यानी कि बचपन में उसके सामने उसका खानदान कत्ल कर दिया गया और सदमा इतना शदीद था कि उसके जहन ने यादाश्त ही मिटा दी। इसे अगवा किया गया, ईसाई बनाया गया, उसके असल शनाख्त उससे छीन ली गई और फिर चंद साल बाद जिस शख्स ने उसे पाला उसे भी धोखे से कत्ल कर दिया गया। और कातिल ने ही बाप का किरदार अदा किया, उसकी सोच को बिगाड़ा और उसकी बाकी बची कुची मासूमियत भी खत्म कर दी। फिर उसका भाई भी मार दिया गया और आखिर में उसे मालूम हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ आप लोगों को बताते चलूँ कि राइटर्स ने अगर इस कैरेक्टर को पहले अकचोरा नाम दिया था तो मेरे ख्याल में शायद इसी नाम पर इस किरदार का पूरा मुस्तकबिल खड़ा हुआ हो। यह हो सकता है कि उसका असल नाम भी अकचोरा ही हो और लाशोरी तौर पर उसने अपना नाम फातिमा के सामने इसलिए ये लिया हो क्योंकि वो इतना बड़ा था कि अपने वालिदैन को याद रख सकता था। तो फिर यकीनन उसे अपना असल नाम भी कभी ना कभी याद आ जाएगा। और वैसे तो इसके माजी के बारे में जो फ्लैशबैक्स हमने देखे, इससे तो लगता है कि उसका खानदान आम से लोग थे। लेकिन एक इम्कान यह भी हो सकता है कि अकचोरा दरअसल उसके वालिद का नाम हो और फ्लेवियस ने वो नाम इसलिए इस्तेमाल किया हो क्योंकि वो अपने बाप से जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ था। यानी कि यह नाम उसके अपने शनाख्त ना हो बल्कि उसके बाप की याद की अलामत हो। लेकिन अगर मेरी राय ली जाए तो मेरे ख्याल में इसे बिल्कुल नया नाम दिया जाना चाहिए, एक ऐसा नाम जो इसकी पर्सनैलिटी और इसके ऑरा के मुताबिक हो, क्योंकि बाज़ औक़ात नई शनाख्त किरदार को ज्यादा मजबूत बनाती है। और जैसे कि हमने आने वाले किसके ट्रेलर में देखा कि इसे गिरफ्तार करके ओरहान बे के पास लाया गया है, तो बात यह है कि अगर इस प्रोडक्शन कंपनी ने इसे एवरनोस ना बनाया बल्कि जिस तरह से इनका रवैया चला आ रहा है कि बड़े और अहम किरदारों के साथ ही ये करते हैं कि जानबूझकर उसको मार देते हैं या फिर कहानी से निकाल देते हैं और फिर उसी की जैसे बैक स्टोरी वाला कोई और किरदार लाकर उसका नाम अगर ये एवरनोस रख देंगे तो ये मदाह वाकई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें ये डर है कि कहीं इस अहम किरदार को अचानक खत्म ना कर दिया जाए और फिर इसकी जगह राइटर्स नया चेहरा ना ले आए। तो मुख्तसरन ये कि हमारा फोकस इस वक्त तीन चीजों के बारे में है कि क्या इसकी असल शनाख्त अकचोरा है और क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट सकेगा। नंबर 2 ये कि क्या अकचोरा दरअसल उसके बाप का नाम था और फ्लेवियस नई शनाख्त के साथ आगे बढ़ेगा। और नंबर 3 ये कि क्या ये तारीफी किरदार एवरनोस बनेगा और अगर नहीं तो कहीं इसे कहानी से बाहर ना कर दिया जाए। तो असल बहस सिर्फ नाम की नहीं बल्कि इस बात की भी है कि इसका अंजाम क्या होगा। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज के जिस तरह की पिछले 4-5 किस्तें आई हैं तो इससे हम ये समझ चुके हैं कि राइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहानी को पिछले बोरिंग फेज से निकालकर एक नए फेज में लाया जाए। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा और हम इस ड्रामे की कहानी पहले से बेहतर अंदाज में देखेंगे। राइटर्स को महसूस हो गया है कि ओरहान और नीलुफर का ताल्लुक वो ख्याली दास्तान नहीं, तारीफ तौर पर भी एक हकीकी रिश्ता है
जिसने रियासत की बुनियादों में मजबूत किरदार अदा किया, इसलिए इनके ताल्लुक को संजीदा और मरकजी हैसियत मिलनी चाहिए। और फिर बिलाफिन इस एपिसोड में वो तब्दीली आ गई जिसका हम कुरैश उस्मान के पिछले 2 सीजन्स में भी इंतजार करते रहे थे, यानी कि कबीले से महल में मुंतकली। और आप जरा तसव्वुर करें कि इतना प्रोफेशनल और शानदार सेट सिर्फ चंद हफ्तों में तैयार कर लिया गया, ये वाकई काबिल तारीफ है। एपिसोड के माहौल में शाही रंग नुमाया था और एक बहुत अहम और तारीफी वाक़या जो हमें इस एपिसोड में दिखाया गया वो ओरहान बे का तोहरा था, बिल्कुल वैसा ही तोहरा जैसा कि तारीख में मौजूद है। और फिर हर उस्मानी सुल्तान का अपना तोहरा बनाना और शाही दस्तावेजात में बतौर मोहर लगाना इसके बाद एक रिवाज बन गया था। और अब लगता है कि बुरसाद मगोलों के अख्ताम के बाद एक नई शुरुआत हो रही है और कहानी में सुकून नहीं बल्कि कहानी की रफ्तार तेज है। और इस एपिसोड में तो फातिमा का रोना धोना भी कम कर दिया गया और उसकी जगह हलीमा ने ले ली, लेकिन शुक्र है कि उसे ज्यादा रोता धोता नहीं दिखाया गया, बल्कि उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और एक बहुत बहादुरी वाला काम यह किया कि दुश्मन को भागने से रोकने की कोशिश करते हुए उसे तीर मार दिया। और वैसे तो दर्जनों आउट्स की मौजूदगी में यह बात अजीब सी लगती है कि यही दोनों लड़कियां दुश्मन पकड़ रही हैं और सफ़े बल में खड़े होकर लड़ रही है, लेकिन इतने सालों तक ऐसी तारीफी ड्रामा सीरीज देख देख कर हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कि ऐसे वाकयात किस्त का टाइम पूरा करने के लिए डाले जाते हैं। लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एपिसोड में गैर जरूरी मनाजिर ज्यादा ना हो। अब अगर मार्थियास चियोगलो की बात करें जो ओरहान के किरदार में नजर आ रहा है, तो उसकी सबसे नुमाया खूबी उसकी बेसाख्ता अदाकारी है। अब ऐसा लगता है कि वह मनाजिर में खुद को ढाल लेता है। उसकी अदाकारी में कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, उसकी अदाकारी मजबूत और क्लियर है। तो नाजरीन इकराम, कहानी में जैसा कि बेहतरीन नजर आ रही है, तो मरकजी अदाकार की अदाकारी भी एक मजबूत सहारा बनी हुई है। और अगर यही तसलसल बरकरार रहा तो आगे वाकई कुछ खास देखने को मिल सकता है। लेकिन नाजरीन इकराम, इस एपिसोड के हवाले से मेरे जहन में कुछ सवालात ऐसे हैं जो ये एपिसोड देखते हुए वाकई जहन में उठते हैं। मिसाल के तौर पर हमें यह बताया गया है कि इज़निक में आने जाने वालों पर सख्त निगरानी है, जबकि ओरहान बे की फौज इज़निक के आसपास के इलाके और रास्तों की निगरानी कर रही है। लेकिन जंगल में मौजूद इस चौकी को क्या अपनी नजरों के सामने एस्पोर्चा का जाता लश्कर नजर नहीं आया? कल से इतना बड़ा लश्कर बाहर निकाल कर ले जाना क्या आसान काम है? दूसरी चीज ये कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि एस्पोर्चा को जिद्दी और हर तरफ दिखाया गया है और वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन इसकी ओरहान से शादी के मसले को इतना तोड़ क्यों दिया जा रहा है? महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज में सिर्फ 4 किस्तों पहले प्रिंसेस रोज आई और 4 किस्तों बाद इन दोनों का निकाह हुआ और सुल्तान फातिह जंग पर भी चला गया, लेकिन यह रिश्ते के मामलात तक अभी तक हल नहीं हो पा रहे। और इसी तरह एस्पोर्चा को मुसलमानों का इतना खून बहाता क्यों दिखाया जा रहा है? हम जानते हैं कि ये तारीख के मुताबिक एक पॉलिटिकल मैरिज थी, यानी कि एक सियासी शादी, लेकिन राइडर्स की यही प्लानिंग नजर आ रही है कि वो इस शादी को भी मोहब्बत की शादी में बदलना चाहते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हर शादी को मोहब्बत की शादी में बदला जाए? महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज में सुल्तान की 3 बीवियां दिखाई गई हैं और तीनों से मुख्तलिफ हालात में शादी हुई। तमाम लोगों के हालात एक जैसे नहीं होते, तो राइडर्स को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस एपिसोड की रेटिंग की तरफ, जो कि पिछली एपिसोड से कम होकर 3.47 हो गई है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यह सिर्फ तुर्की की रेटिंग्स है। यह सीरीज ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है और इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में नशर हो रही है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ यूट्यूब ही देख लें तो इस सीरीज ने यूट्यूब पर अब तक 6 अरब से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। और इस सीरीज की जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं उसने सिर्फ 48 घंटों में 5 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। तो बेशक तुर्की में ये बहुत कम रेटिंग हासिल कर रही है, लेकिन अगर इस सीरीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखा जाए, जो कि नाज़रीन इकराम ये जानने का बुनियादी सोर्स है कि इंटरनेशनल लेवल पर यह सीरीज कितनी मकबूलियत हासिल कर रही है, तो दूसरे तुर्क ड्रामा से ज्यादा कुरैश ओरहान यूट्यूब पर मकबूल है। इसकी कोई भी एपिसोड सिर्फ 24 घंटों में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लेती है। भले तुर्की के लोग इस सीरीज को नापसंद कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अरब ममालिक में ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज है। यहाँ तक के लोकल ड्रामों के मुकाबले में नौजवान नस्ल इस सीरीज को देखना ज्यादा पसंद करती है। और इन तमाम ममालिक में ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इसके हर एपिसोड का इंग्लिश, उर्दू या किसी भी और लैंग्वेज में तर्जमा करके इसे अपनी वेबसाइट्स पर रिलीज करते हैं, जहां लोग ऑनलाइन जाकर इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और जैसा कि अभी सीरीज का सिनेरियो ज्यादा बेहतर होता जा रहा है और कहानी भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो ऐसे व्यूअर्स भी इस सीरीज की तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि कुरैश उस्मान खत्म होने के बाद इस सीरीज को छोड़ चुके थे।
तो नाज़रीन इकराम, ये तो था इस एपिसोड पर मेरा मुकम्मल रिव्यू। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक है, कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।